हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यदि आप सभी मुझे सुन पा रहे हों तो कमेंट में यस लिखें। शशिकांत बृषकेतु, खुश रहिए। दीपिका, राधे राधे। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? कहाँ थे? ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अभी बड़ी तेजी से दिल्ली में बारिश हुई और काफी देरी से हो रही थी, तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। नहीं, मैं ही लेट हो गया गुड़िया बेटा, आप लोगों का नेट काम कर रहा है, मैं ही लेट हुआ। तो ये बताएं, लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट पॉइंट आपने क्या नोट किया था? लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट पॉइंट आपने क्या नोट किया था? जय महाकाल दीपक जी। 6 टेक्नोलॉजी मिशन, यही लिखा था। 6 टेक्नोलॉजी मिशन। सबसे लास्ट में क्या नोट किया था, एक बार कंफर्म करें, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। एक बार क्लियर करें कि सबसे लास्ट में क्या लिखा था। सिक्स्थ टेक्नोलॉजी मिशन। चलिए ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए थे कि राजीव गांधी के काल में भारत में जो है बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास किया गया। मैंने कहा था कि राजीव गांधी का काल ऐसा काल था जिसमें भारत ने बैलगाड़ी के युग से सीधा कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर लिया। मैंने ये भी कहा था कि राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर के आयात शुल्क में कटौती की, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर के प्रयोग को प्रोत्साहन मिल गया। भारत में यदि कंप्यूटर आ रहा है, वो भी सस्ता आ रहा है। और विचार करिए, जैसे अभी कंप्यूटर 50,000 में आ रहा है, अचानक से वही कंप्यूटर 40,000 42,000 में आने लग जाए तो कुछ लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम जो है कंप्यूटर ले लें, क्या पता कल को महंगा हो जाए। तो कोई भी वस्तु जब महंगे से सस्ती हो जाती है तो बहुत से लोगों की टच में आ जाती है, जो पहले वह वस्तु नहीं खरीद सकते थे। एक समय ऐसा था बच्चों की स्मार्टफोन जब आना शुरू हुए तो बड़े महंगे थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये फोन इतने सस्ते आने लग गए कि बड़ी आसानी से लोग इसको परचेज कर सके। और आज मुझे लगता है भारत के हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। वैसे चाइना को तो मैं श्रेय नहीं देना चाहता और श्रेय दूंगा भी नहीं। चाइना ने क्या किया कि इतने कम दाम में स्मार्टफोन लेके आए थे, और वो भी भारतीयों की समस्या बढ़ाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि भारतीयों की समस्या बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन लेकर के आए थे वो लोग। उसमें जब कोई म्यूजिक बजाता था तो बच्चों वॉल्यूम इतना ज्यादा होता था कि बगल वाले को समस्या होने लग जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था ये मोबाइल बज रहा है, लगता था छोटा मोटा डीजे यहां पर बज रहा है। और हर व्यक्ति शोर शराबा पसंद नहीं करता, कुछ लोग जो है हम लोगों की तरह शांतिप्रिय भी होते हैं। तो कई बार पता लगा कि आप किसी पार्टी में गए हैं, बैठे हुए हैं, बगल वाला चाइना का फोन लेकर के बैठा हुआ है। कई बच्चों, अगर कॉल भी उसके पास आती थी ना, इतनी जोर से फोन बजना शुरू करता कि आप अचानक से चौंक जाते कि कहीं भूकंप तो नहीं आया, सब ठीक ठाक है। फिर सामने वाले को देखना पड़ता था और फिर समझ में आता था कि कोई महापुरुष जो है ये बगल में बैठे हुए। तो कुल मिला जुला करके फिर देखिए हर हाथ में आपको सेट दिखने लग गया। धीरे धीरे अन्य कंपनियां भी जो है स्मार्टफोन सस्ते में बनाने लग गई। तो यहां पर बात कंप्यूटर की है, कंप्यूटर के प्रयोग को प्रोत्साहन मिल गया। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये राजीव गांधी जी ने निर्यात को प्रोत्साहन दिया, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो भारत में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। वैसे भी
एक समय भारत बहुत बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के निर्यात को कुछ इस प्रकार के हतोत्साहित किया, बल्कि ब्रिटिश वस्तुएं ला ला करके भारत में कुछ इस प्रकार से जो है एकत्रित कर दी कि भारत जो है बहुत बड़ा आयातक बन गया, निर्यातक रहा ही नहीं। जब आप निर्यात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करते हैं, बेटा आज चाइना इतना आगे क्यों है, आप सोच भी नहीं सकते वह कितना वस्तुएं निर्यात करता है, वह कितना निर्यात करता है, भारत में वहां से कितनी वस्तुएं आती। ऐसे ही नहीं वो इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन भारत की स्थिति देखोगे तो आपको बहुत अच्छी नजर नहीं आएगी। बट अभी तक ये स्थिति है, सोच के देखो, राजीव गांधी जी के समय में तो निर्यात को प्रोत्साहित करना शुरू किया गया, उससे पहले तो निर्यात को प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा था। और एक बात और अच्छी तरह से समझ लो बच्चों कि भारत देश बहुत से देशों पर आश्रित था। कब तक आप रसिया और जो है अमेरिका से मदद मांगते रहोगे, आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए राजीव गांधी जी के काल में निर्यात को प्रोत्साहित किया गया, यानी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इतना ही नहीं, रक्षा के मामले में भी मैंने कहा था बेटा कि उस समय मिसाइलों का निर्माण हुआ, एक स्वदेशी टैंक अर्जुन का निर्माण हुआ, है ना, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ। तो हर प्रकार से भारत को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे राजीव गांधी जी। इतना ही नहीं, आंतरिक मोर्चे पर वो क्या कर रहे थे मैंने आपको बताया। एक दो प्रॉब्लम उनके समय में हुई महिलाओं से संबंधित, एक साहबानों का प्रकरण, और एक जो है मैंने कहा था कि रूप कुंवर जी जो राजस्थान में एक महिला सती हुई थी, उनकी चर्चा मैंने की थी। एक प्रॉब्लम और थी उनके समय में बेटा, समझो वो आंतरिक चुनौती थी। राजनीति में राजीव गांधी जी ने कुछ इस प्रकार से सुधार करने का प्रयास किया था कि उनको मिस्टर क्लीन कहा जाता था। वो ऐसे नेता थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्रधानमंत्री को आप मिस्टर क्लीन कह दो, है ना। उनके ऊपर कोई जो है आरोप नहीं था, वो किसी विवाद में नहीं फंसे थे। और इन्हीं के समय में वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे बीपी सिंह, तो इन्होंने बेटा छापा राज की शुरुआत की थी, रेड राज कहा जाता है। जो बड़े औद्योगिक घराने थे, जो उद्योगपति थे, कई बार आपने सुना होगा कि ये टैक्स वगैरह के मामले में और तमाम चीजों में कई बार तो बैंक से पैसा उठाया, फिर पैसा दिया ही नहीं, देश छोड़कर भाग गए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। तो कई बार बेटा करप्शन जब बड़े पैमाने पर होता है तब नजर आता है। और होता यह है कि करप्शन करते रहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकार के संज्ञान में आता ही नहीं। और वैसे भी क्योंकि ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सरकार बनवाने में इनका बड़ा योगदान होता है, तो कई बार देखो सरकारों पर आरोप लगता है कि ये जो है बिजनेसमैन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को इसके लिए घेरा भी जाता है। यहां पर क्या है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं और इनके वाणिज्य मंत्री ने बड़ी तेजी से छापा डलवाना शुरू किया औद्योगिक घरानों पर, जो है ये व्यवसायिक जो है लोगों पर। तो इससे क्या हुआ कि कहा यह गया कि इनके समय में छापा राज शुरू हो गया, रेड राज, और इनको मिस्टर क्लीन कहा जाने लग गया। तो ये तो चलो एक अच्छा कार्यक्रम। मैं चुनौती की बात कर रहा था कि राजनीति के क्षेत्र में एक समस्या ये थी बेटा कि आप लोगों ने सुना होगा दल बदल। होता क्या था कि अभी मान के चलो कि किसी के पास 200 सांसद हैं और किसी के पास 202 हैं। ऐसी स्थिति में एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी स्थिति में 202 सांसद रखने वाला सरकार बना सकता है, लेकिन जिसके पास 200 सांसद हैं, अभी वो प्रयास करे कि सामने वाले की ओर से 8-10 सांसद हमारे साथ आ जाएं तो मैं सरकार बना लूं। इसके लिए बड़ा जो है पैसा दिया जाता था, अन्य प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो है बेटा एक अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी। हमेशा जो है एक वर्ड यूज होता है खरीद फरोख्त, तो हमेशा खरीद फरोख्त जारी रहती। अभी मान के चलो कोई सरकार चला रहा है और उसका विरोधी जो है वो प्रयास कर रहा है कि सामने वाले के सांसदों को अपनी ओर खींचो, वो विभिन्न प्रकार से लालच वगैरह देकर के अपनी ओर खींच ले, तो सामने वाले की सरकार तो गिर गई। और जल्दी जल्दी सरकार का गिरना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ना ही किसी पार्टी के लिए अच्छा माना जाएगा। ये राजीव गांधी जी का ही काल है। अच्छा, क्या कोई जानता है कि ये दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल विरोधी कानून कब से पारित हुआ? आशीष ने लिखा था हिस्ट्री ऑप्शनल की न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है? 18 जुलाई से न्यू बैच है, आप जुड़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, यानी एकदम स्टार्ट से, ये ऑप्शनल पेपर फर्स्ट से।
तो क्या कोई बता सकता है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? और कोई भी जो हिस्ट्री ऑप्शनल बैच से जुड़ना चाहे, अभी कुछ छूट चल रही है, कूपन कोड वगैरह मिल रहा है, आप चाहें तो यूज करके बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही यह सुविधा समाप्त हो जाएगी और फिर आप लोगों को ठीक ठाक फी पे करना पड़ेगा। (1985) और अब जरा बताइए 1985 में प्रधानमंत्री कौन था? 1985 में प्रधानमंत्री कौन था? बताएं। अब देखिए, आप लोगों को फैक्ट पता है, बट अगर कॉन्सेप्ट की जानकारी हो तो फैक्ट को न सिर्फ याद करना आसान होता है, बल्कि फैक्ट को लंबे समय तक दिमाग में रखना आसान होता है। राजीव गांधी जी थे। तो हर मोर्चे पर बेहतर हो रहा था। चलो थोड़ा सा विदेश नीति देख लेते हैं। राजीव गांधी जी के काल की विदेश नीति कैसी थी? तो देखो बच्चों, राजीव गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चाइना के साथ संबंध सुधारने के लिए चाइना की यात्रा की। मतलब ये चीन गए और चीन की सरकार ने बड़े गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। तो जाहिर सी बात है कि ये संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास है और बेहतरीन प्रयास है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान गए थे। और उस समय की बात मैं आपको बताऊं तो राजीव गांधी जी यंग और स्मार्ट, उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, वो भी यंग और स्मार्ट। तो माना यह जा रहा था कि दोनों जो है युवा हैं, दोनों जो है प्रगतिशील विचारधारा के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हो सकता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आ जाए। पर बेटा कई बार क्या होता है कि चेहरे की खूबसूरती से यह जो है विश्वास कर लेना कि अगला दिल से भी खूबसूरत होगा, कम से कम समझदारी तो नहीं होती। अंग्रेजों से खूबसूरत कौन दिखता रहा होगा बताइए? लेकिन दिल के कितने काले थे। और उल्टा भारतीयों को बोलते थे कि आप लोग काले हो तो शरीर से काला होना तो फिर भी ठीक है, पर दिल का काला होना ठीक नहीं। तो पाकिस्तान के साथ क्या है कि वहां पर कोई खूबसूरत हो या बदसूरत, लेकिन विचारधारा के मामले में सब के सब एक ही तरह से होते हैं। आप लोग गर्मजोशी से मतलब ये है बेटा कि बहुत उत्साहित होकर के, जैसे एक होता है कि अभी कोई इस स्टूडियो में प्रवेश करे और वो भी मुस्कुरा करके मुझे अभिवादन दे, मैं भी मुस्कुरा कर उसका अभिवादन स्वीकार कर लूं। एक होता है कि चलो वो आए और एकदम से आराम से मुझसे हाथ मिलाए और सर कैसे हैं, मैंने कहा हाँ भाई सर बिल्कुल ठीक हूं। एक होता है कि उसके आते ही मैं तुरंत उत्साहित हो जाऊं, अरे भाई साहब आइए कैसे हैं आप, मतलब बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। ये होता है गर्मजोशी के साथ। इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ बिल्कुल बाबुल जी सही कह रहे हैं। बाबुल लिख रहे हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अच्छा, भारतीयों की एक और बेहतरीन कला कि मतलब ये लेक्चर वगैरह दे करके सामने वाले को ज्यादा प्रभावित नहीं करते, बस शेर व शायरी बोल करके गाने वाने के माध्यम से मतलब सामने वाले को प्रभावित करने की बेहतरीन कला। आपने कभी भारत के बाहर किसी देश वालों को देखा है कि वो गा करके सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं? इस प्रकार से देखा है कभी? ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत में क्या है कि गा करके ही लोग जो है, वीडियो रुक गया। क्या ऐसा है सबके साथ है? क्या ऐसा सबके साथ है? मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है।
रुक गया था, अब ठीक है। तो पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने का बेहतरीन प्रयास जो है राजीव गांधी जी ने किया। अच्छा, इसी काल की बात है, रूस के राष्ट्रपति शांति की बात कर रहे थे, मतलब शांति चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति भी शांति चाहते थे और भारत तो हमेशा से शांति चाहता था। तो बस ये समझ लीजिए बेटा कि इस समय अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति को एक दूसरे के समीप लाने में और शांति की बात करवाने में राजीव गांधी जी की बड़ी अहम भूमिका रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कद क्या था, इस समय भारत का कद क्या था। प्रदुन बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा कूपन कोड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो यहां पर क्या है कि राजीव गांधी जी बेहतरीन कार्य कर रहे थे। अच्छा, नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेपाल काफी हद तक भारत पर ही आश्रित है, हमेशा से रहा है। लेकिन एक समस्या है बच्चों, जैसे अभी कोरोना की जो वैक्सीन लगती है उसमें एक बूस्टर डोज का आया था, बूस्टर डोज अचानक से आपकी क्षमता को बढ़ा देगा, कोरोना से लड़ने की आपकी क्षमता को बढ़ा देगा बूस्टर डोज। ये चाइना वाले वैसे कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी यही, तो तब कोरोना नहीं था लेकिन बूस्टर डोज हमेशा इनके पास। ये जिसको बूस्टर डोज लगा देते थे अचानक से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि वो भारत को चुनौती दे देता था। मतलब भारत जैसे शेर, अब अगर ये किसी गीदड़ को बूस्टर डोज लगा दे तो वह गीदड़ भी भारत को लड़ने की चुनौती देने लगता था। ऐसा लगता था वो भारत को कुछ समझ ही नहीं रहा है और अभी तुरंत भारत को हरा देगा, जबकि भारत फूंक भी मारता तो उड़ जाता। ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब चाइना वालों के पास था बूस्टर डोज, इन्होंने नेपाल को लगा दिया। आजकल भी अक्सर मतलब कभी कभी लगाते रहते हैं ये। इन्होंने नेपाल को कुछ सहयोग दे दिया, हथियार वगैरह प्रदान कर दिए, मतलब नेपाल से करीबी बनाने लग गए। और बच्चों एक समय भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट था तिब्बत, और तिब्बत जो है उस पर चीन ने कंट्रोल कर लिया और भारत ने विरोध भी नहीं किया। तब लगा कि प्रॉब्लम तिब्बत की है, पर असली प्रॉब्लम भारत को होनी थी। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब तिब्बत पर कंट्रोल किया चीन ने तो फिर वो भारत के बॉर्डर तक पहुंच गया, फिर बॉर्डर पर सैनिक लगाए, फिर हमला किया, 20,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत का कंट्रोल कर दिया। तो भारत और चीन के बीच में नेपाल भी बफर स्टेट है, ये मध्यवर्ती राज्य है। अगर नेपाल पर चीन का प्रभाव हो गया, मान के चलो नेपाल में चीन की सेना आ गई, नेपाल में चीन की उपस्थिति मजबूती से दर्ज हो गई, तो क्या पता कल को भारत और फिर नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर भी चीन अपना प्रभाव छोड़े, उधर से भी वो दबाव बनाएगा। वैसे भी वो भारत को बांध करके रखना चाहता है, वो चाहता है कि भारत बहुत तेजी से विकास ना कर पाए, एशिया में सबसे शक्तिशाली मैं ही रहूं आने वाले समय में। तो इसलिए वह एक समय ऐसे ब्रिटेन वाले जो है बेटा, भारत को जब उन्होंने गुलाम बना करके रखा था तो सोचते थे कि भारत पिछड़ा ही रहे, ये कभी डेवलप ना कर पाए। आज चीन की कुछ वैसी ही मानसिकता है। एक समय ब्रिटेन के लोगों ने भारत में साम्राज्य स्थापित करके रखा था, आज चीन की मानसिकता साम्राज्यवादी नजर आती। नहीं तो 20,000 वर्ग मील का क्षेत्र जो इन्होंने नियंत्रण में लिया, ये साम्राज्यवाद नहीं तो क्या था। और आज भी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इस प्रकार की चीजें। तो अब नेपाल को भारत को प्रभावित करके रखना पड़ता है, और उसके लिए बेटा भारत को बड़ा पैसा नेपाल के लिए खर्च करना पड़ता है। और आज भी मैं आपको बता दूं कि अगर भारत नेपाल की मदद मुंहमांगी मदद ना करे, एक होता है स्वेच्छा से मदद, एक होता है कि दबाव डाल करके आप मदद करवाओ, तो बस ये समझ लो कि नेपाल दबाव डालकर भारत से मदद करवाता है। अब आज के आज अगर नेपाल ये कह दे कि 1,000 क्विंटल गेहूं भिजवाओ भारत के लोगों, भारत की सरकार, और भारत ये कह दे कि देखो हमारे यहां थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 2-4 महीने में गेहूं की व्यवस्था करके हम नेपाल भिजवा देंगे, तो नेपाल की सरकार ये कहेगी नहीं नहीं इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है, कोई बात नहीं है, हम चीन से ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपने यहां भारत में देखो क्या प्रॉब्लम है। भारत वालों को दौड़ करके नेपाल का हाथ पकड़ना पड़ता है, अरे मित्र रुको, कहां जा रहे हो, बुरा मान गए क्या, हम भिजवा रहे, सारा काम रोक करके भारत का, पहले गेहूं आपके यहां पहुंचेगा। इस प्रकार से नेपाल को प्रभावित करके भारत की सरकार ने रखा हुआ है कि कहीं ये भाग ना जाए चीन के साथ। और अच्छा भारत भुगत चुका है इस चीज को।
राजीव गांधी जी के काल में चीन के प्रभाव में आकर नेपालियों ने भारतीयों से परमिट मांगनी शुरू कर दी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेपाल के लोग भारत में आए, भारत के लोग नेपाल में जाएं, कोई वीजा, पासपोर्ट या परमिट नहीं मांगता। भारत नेपाल का संबंध प्रगाढ़ रहे इस दिशा में ऐसे कार्य किए गए हैं। अभी नेपाल में अचानक से भारतीयों से परमिट मांगा जाने लग गया। भारत से जो वस्तुएं नेपाल जा रही थी व्यापार करने के लिए, भारत के व्यापारी वस्तुएं भेजते थे नेपाल में बेचने के लिए, तो नेपाल ने बॉर्डर पर उन वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लगाना शुरू कर दिया। बात राजीव गांधी जी तक पहुंची। राजीव गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी शुरू की, क्योंकि बेटा देखो, चीन और नेपाल के बीच में पहाड़ी एरिया है, रास्ता आसान नहीं है। चीन का नेपाल पहुंचना आसान नहीं है, पर भारत का नेपाल में पहुंचना, वस्तुएं पहुंचाना बहुत आसान कार्य है। तो भारत से जो भी वस्तुएं नेपाल जाती थी सब कुछ जो है रोकने का प्रयास किया गया। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब यह होता है कि आप वस्तुओं को जो है उस देश में पहुंचने ही ना दें। एक समय, बड़ी पुरानी बात है बेटा, जब कोई भी आक्रमणकारी, जैसे वो विदेशी है, उसने भारत पर हमला कर दिया, तो किसी राज्य को घेर लेता था या किसी किले को घेर लेता था और वहीं घेर करके बैठा रहता। तो क्या होता था कि अब राज्य के बाहर से कोई वस्तु राज्य में पहुंच ही नहीं पाएगी, ना ही कोई वस्तु राज्य से बाहर जा पाएगी, तो राज्य के लोगों का विकास नहीं हो पाता था, आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पाती थी, तो धीरे धीरे वस्तुओं की कमी पड़ने लगती थी। फिर राज्य के लोग भूखों मरने लग जाएंगे। पानी का प्रबंध है, नदी के माध्यम से नदी का पानी विषैला कर, तो लोग पानी पी पी करके मर जाएंगे। तो इस प्रकार से समस्या खड़ी करने का प्रयास किया जाता था। आज भी बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। किसी देश की आर्थिक नाकेबंदी कर दो, वहां पर वस्तुएं मत पहुंचने दो, बस उसका दिमाग सही हो जाएगा। नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी कर दी सरकार ने। थोड़े समय बाद ही नेपाल घुटने पे आ गया और उसके बाद उसने भारत के साथ समझौता कर लिया। तो यह था नेपाल के साथ संबंध। वियतनाम जो है उसके साथ, अच्छा बेटा, जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति में बहुत सक्रिय थे। और वैसे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो विवाद है और उसको बड़ा कर दिया। चीन के साथ भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वरना तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू का कद क्या था। अच्छा, मुझे ये बता दो एक लाइन में कि जवाहरलाल नेहरू का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, विदेश नीति में बहुत बड़ा कद था। ऐसा उन्होंने क्या किया था? जस्ट भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भी भारत का कद इतना बड़ा था कि रूस चाहता था भारत हमारे सपोर्ट में आ जाए और अमेरिका चाहता था हमारे सपोर्ट में आ जाए। चाहते तो अन्य देशों को लेकर के भी थे, लेकिन भारत के प्रति ज्यादा लालच थे। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जरा सोच करके बताएं। मैं भी देखूं कि आप लोग जो है नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। जो इतिहास को नहीं जानता वो वर्तमान को नहीं समझ सकता। ऐसा इतिहास के लेक्चर के साथ भी है। जिसको पुरानी बातें याद ना हो उसको आज का लेक्चर समझ में नहीं आ सकता। आज तक की बातें याद नहीं होंगी तो कल का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, शशिकांत जी, शशिकांत ही नाम है ना। हाँ, आज मुझसे स्क्रीन काफी दूर है, पहले तो थोड़ी दूर थी, अब काफी दूर है। स्टूडियो चेंज हो गया, पहले जहां से मैं क्लास लेता था अभी वहां से नहीं ले रहा। ये दूसरा स्टूडियो है मुखर्जी नगर में। तो वह स्टूडियो थोड़ा सा छोटा था, ये ज्यादा ही बड़ा है। ऐसे में मैं स्वयं को भी कैमरे में ढंग से देख नहीं पा रहा, कैमरा मुझसे बहुत दूर है और स्क्रीन भी काफी दूर है। बिल्कुल बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो उनका दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बड़ा महत्व था, वो बहुत सक्रिय रहते थे। आज राजीव गांधी जी भी कुछ उसी प्रकार का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात मैं आपको बताऊं, वियतनाम नाम के एक देश ने कंबोडिया नाम के देश पर कंट्रोल कर लिया था।
लंबे समय से उसका कंट्रोल था। अब वह कंबोडिया छोड़ करके जाना चाहता था। अब वह कंबोडिया छोड़ करके जाना चाहता था। तो वह जानता था कि भारत का बड़ा ऊंचा कद है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की राजनीति में वहां के देशों पर भारत का बड़ा अच्छा प्रभाव है। तो वियतनाम ने भारत से संपर्क किया। राजीव गांधी जी तुरंत सक्रिय हो गए, और जब राजीव गांधी जी सक्रिय हो गए तो उधर पश्चिम के देश भी आ गए चौधरी बनने, उनको ज्यादा शौक रहता था। तो सारे लोगों ने हस्तक्षेप कर दिया और फिर कंबोडिया से वियतनाम चला गया। कंबोडिया में एक अच्छा शासन स्थापित करवाने का प्रयास किया गया। तो विदेश नीति के मोर्चे में राजीव गांधी जी बहुत सफल होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, पर एक जगह पर प्रॉब्लम हो गई, श्रीलंका। बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीलंका जो है, भारत से वहां तक जाने के लिए कभी राम जी ने पुल बनवाया था। कहा तो यह भी जाता है कि पुल बाद में बीच में से तुड़वा दिया गया था कि कोई भी इतनी आसानी से लंका ना पहुंच जाए, नहीं तो पता चला कि लंका में पहुंच करके कोई प्रॉब्लम खड़ी करता रहे, लंका वालों का जीना दूभर हो जाए। पर भारत से बड़ी संख्या में लोग, दक्षिण भारत के लोग श्रीलंका में जाकर के बस जाते थे। दक्षिण श्रीलंका में एक एरिया था जाफना, वहां पर बड़ी संख्या में तमिल लोग जाकर के बसे थे। पहले एक बार क्लियर करें, क्या आप सभी मेंटली प्रेजेंट हैं क्लास में? यदि मेंटली प्रेजेंट हो तो कमेंट में यस लिखें, फिर मैं अपनी बात समझाता हूं। आप सभी लोग क्लास में मेंटली प्रेजेंट हो तो कमेंट में यस लिखें। वेरी गुड। तो सभी लोग क्लास में मेंटली प्रेजेंट हैं। बच्चों, अब श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, उनके साथ वहां की सरकार, आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर रही थी, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। या इसको ऐसे भी समझ लो कि श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो स्वायत्तता चाहते थे कि अपने लिए, हम अपने भले के लिए कार्य कर सके, हमें बहुत सा पावर दे दो आप। श्रीलंका की सरकार पावर दे नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि अब श्रीलंका की सरकार ने तमिलों को परेशान करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। तो तमिल लोग श्रीलंका से भाग करके भारत आ गए। अब भारत की समस्या बढ़ने लग गई। भारत की सरकार से मदद मांगी गई तमिलों द्वारा। श्रीलंका में जो लोग तमिल लोग थे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था आर्थिक नाकेबंदी, अब जहां पर तमिल रहते थे वहां पर कुछ पहुंचने ही नहीं दिया जाए, ऐसा श्रीलंका की सरकार करने लग गई कि वहां पर भोजन तक ना पहुंच सके, अनाज वगैरह ना पहुंच सके, वहां के लोग भोजन ना कर सके। इस प्रकार से वहां के लोगों को परेशान किया जाने लग गया। भारत की सरकार को पता चला, राजीव गांधी जी को पता चला, तो राजीव गांधी जी ने भारत से रसद सामग्री भेजी, अनाज भेजा, खाद्यान्न भेजा कि ले जाओ श्रीलंका पहुंचा दो। लेकिन श्रीलंका की सेना लगी हुई थी कि नहीं, इनको रोक देंगे, ये रावण के समय वाला कुछ मामला लग रहा है। रसद सामग्री, खाद्यान्न सामग्री पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये बदलता हुआ भारत है। राजीव गांधी जी ने कहा एक काम करो, समुद्री जहाजों में खाद्यान्न भरो और समुद्र के मार्ग से जाएगी खाद्य सामग्री समुद्र के जहाजों से, और ऊपर एक काम करो, फाइटर प्लेन उड़ा के ले जाओ, मिराज 2000 फाइटर प्लेन, सामने कोई भी आएगा उड़ाते चले चलो और रास्ता क्लियर कर दो। मुझे महाभारत की सीन याद आ रही है, जो है कृष्ण भगवान अर्जुन से कह देते थे तीर मारो, रास्ता क्लियर करो, रथ में दौड़ाता हूं। मतलब सोचो क्या नजारा रहा होगा कि नीचे पानी का जहाज जा रहा है, ऊपर फाइटर प्लेन जा रहे हैं और सामने जो भी आएगा उड़ा दिया जाएगा। अब जब इतना सख्त हो गई भारत सरकार, तो श्रीलंका की क्या हैसियत? ना राम जी के जमाने में वो टिक पाया था, ना राजीव गांधी जी के जमाने में टिक पाएगा। वैसे तो राम जी के जमाने में उसकी स्थिति बड़ी मजबूत थी, ब्रह्मांड का बड़ा ताकतवर था लंका राज रावण, लेकिन ऐसी कमर तोड़ी थी श्री राम जी ने, उसके बाद फिर वो कहां उठ सकता था। तो आज की डेट में भारत को चुनौती देना इसकी बस की बात अब रही नहीं थी, फिर भी उसने प्रयास ठीक ठाक किया। वहां का एक संगठन था बच्चों, लिट्टे,
उसका हेड हुआ करता था प्रभाकरन। और ये प्रभाकरन और ये जो लिट्टे है, उन्होंने हथियार उठा रखा था श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध, उन्होंने हथियार उठा रखा था। श्रीलंका की सरकार ने राजीव गांधी जी से कहा कि आप मध्यस्थता कर दो। और मैं आपको बता दूं, यह लिट्टे संगठन आतंकवादी संगठन कहा जाता था। और एक समय यह इतना पावरफुल था बेटा, इसके पास स्वयं की अपनी एयरफोर्स थी। एक समय इसने आधा श्रीलंका कंट्रोल में ले लिया था। अगर इसने एक तरफा कार्यवाही रोकी नहीं होती तो पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेता। इतना शक्तिशाली जो है संगठन था ये। तो ठीक है, शुरू में अपने अधिकारों को लेकर के लोग लड़ रहे थे, लेकिन बाद में ये ऐसे कार्य करने लगे कि इसको आतंकवादी संगठन कहा गया। क्योंकि भारत से जाकर वहां बसे हुए लोग थे, तो भारत में इनकी आस्था थी, भारत सरकार की बात सुन सकते थे। वैसे भी भारत की सरकार बड़ी शक्तिशाली इस समय। तो श्रीलंका ने राजीव गांधी जी से यह कहा कि आप मध्यस्थता निभाओ। राजीव गांधी जी ने कहा ठीक है, उत्तरी जाफना और पूर्वी जाफना, मतलब यह दो एरिया मिला करके एक क्षेत्र बना दो तमिलों के लिए, इसको स्वायत्तता दे दो, ये लोग अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें, है ना, ये सारी सुविधा आप दे दो। हम लिट्टे से आपका जो है संबंध अच्छा करवा देंगे। श्रीलंका ने यह कहा था कि अगर लिट्टे हथियार नहीं रखता है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, तब राजीव गांधी जी ने कहा था हम आपको सैन्य शक्ति से मदद कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम आपको सैन्य शक्ति के से मदद करेंगे, हमारी सेना आपके यहां जाएगी। अब श्रीलंका बात को मान गया और फिर राजीव गांधी जी ने भारत से शांति सेना भेज दी। इस पर एक मूवी बनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जॉन अब्राहम की मूवी थी, क्या किसी ने देखी है? श्रीलंका के इस मामले पर एक मूवी बनी थी, जॉन अब्राहम जी ने उसमें भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका। किसी ने देख रखा है क्या? अच्छा, देखा है। अब मैंने भी देखा है, बस उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो क्या है बच्चों के, भारत की सेना जो है पहुंची श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका की सरकार भारत की सेना का खूब स्वागत कर दे, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे मदद उन्होंने ही मांगी है। इधर लिट्टे को भी भारत की सेना वहां पर पहुंचना पसंद नहीं आ रहा था। कुल मिला जुला करके भारत की सेना बेटा वहां पर फंस गई। बहुत बुरी तरीके से वहां पर भारतीय सैनिकों को मारा जाने लग गया। जहां पर कोई सहयोगी ही ना हो, वहां पर आप कैसे लड़ोगे? सोच करके देखो, आप वहां पर कैसे लड़ोगे? एक समय कुछ ऐसा ही हुआ था अमेरिका के साथ। कोई भी युद्ध लड़ता था, अमेरिका जीतता था। एक देश से लड़ गया वियतनाम। वियतनाम में उसने अपनी सेना भेज दी। वियतनाम में अमेरिका की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। उस देश के लोगों ने अमेरिका के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। पीठ पीछे से आते थे, मारपीट करके भाग जाते थे, सोते समय मार देते थे, गलियों से गुजरते समय मार देते थे। अमेरिका ने पूरी ताकत अपनी लगा दी बच्चों, इसके बावजूद वियतनाम में युद्ध नहीं जीत पाया। उसकी बड़ी शर्मनाक पराजय हुई। इसने वहां से अपने सैनिक हटा लिए। आज भी अगर अमेरिका को अपमानित करना हो तो उनको वियतनाम की याद दिला दो बस। अगर ये बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो कि हम अमेरिका, हम सुपर पावर, हम ये हम वो, एक बार उनसे कह दो वियतनाम में क्या हालचाल थी आपकी, मतलब थोड़ा बहुत सुन रखा है मैंने, बस जानना चाहते हैं सर आपसे, इनकी गर्दन नीचे हो जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाती। तो जो स्थिति अमेरिका की वियतनाम में हुई थी बच्चों, वही स्थिति भारत की हो गई श्रीलंका में। सैनिक अपने मारे जाने लग गए। उधर वहां पर सरकार चेंज हो गई। जिनसे राजीव गांधी जी का समझौता हुआ था, वह समझौता नई सरकार नहीं चाहती थी। भारत के सैनिकों को श्रीलंका से निकाल दिया गया। लेकिन भला करने में ही इस बार एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र में कि होम करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से हाथ जल जाए। आप कार्य कर रहे हैं पुण्य के लिए और आपके ही हाथ जल जाएं। ऐसे ही भारत भला करना चाहता था श्रीलंका में, श्रीलंका के लोगों का, यहां तक कि लिट्टे का भी। लेकिन भारत के अपने हाथ जले, बहुत से हमारे सैनिक जो है मारे गए। और बच्चों यही घटना आने वाले समय में राजीव गांधी जी की मौत का कारण बन गई। आप में से कितने लोग जानते हैं कि राजीव गांधी जी की मौत में लिट्टे का ही हाथ था? कितने लोग जानते हैं? मैं आप लोगों की जागरूकता का स्तर देखना चाहता हूं।
अच्छा, कुछ लोग जानते हैं, वेरी गुड। तो बच्चों लिट्टे का ही हाथ था, लेकिन लिट्टे ने भी यहां पर अपना हाथ डालकर अपना अस्तित्व संकट में डाल दिया। जानते हैं क्या हुआ बच्चों? अगर श्रीलंका में तमिल लोग सुरक्षित थे तो भारत के कारण थे, लेकिन लिट्टे ने राजीव गांधी जी की हत्या करवाकर अपना सबसे बड़ा सहयोगी खो दिया। बेटा उग्र लोगों के साथ यही होता है, जो बड़े उग्र विचारधारा के लोग होते हैं ना, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। जिस छत के नीचे वे होते हैं वो छत स्वयं तोड़ देते हैं, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं वह पेड़ स्वयं काट देते हैं, और फिर जिंदगी भर धूप में तड़पते रह जाते हैं, उनको पेड़ की छाया नसीब नहीं होती। जानते हैं लिट्टे के साथ क्या हुआ था? बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत बात की बात है। बाद में श्रीलंका का बहुत बड़ा सहयोगी बन गया था बच्चों चीन। चीन ने भारी मात्रा में श्रीलंका को हथियार दिए, जो श्रीलंका लिट्टे के सामने ही बहुत भारी नहीं पड़ता था। तमिलों की संख्या के सामने उसको झुकना पड़ जाता था। उसके पास इतने हथियार आ गए बच्चों की बहुत बुरी तरीके से वहां पर लिट्टे को और तमिल लोगों को मारा जाने लग गया, और भारत की सरकार कोई मदद नहीं कर पाई क्योंकि लिट्टे ने राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी थी। ऐसे में बहुत बुरी तरीके से लिट्टे का सफाया हो गया। चीन के द्वारा दिए गए हथियारों से, चीन के सहयोग से जो है तमिल लोगों पर बड़ा टार्चर किया गया श्रीलंका में, है ना, बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी मारा गया। पर देखो बेटा, बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। एक समय श्रीलंका और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, भारत भी प्रोग्रेस कर रहा था श्रीलंका में, इतिहास गवाह है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग थोड़ा अपनी राय भी इस पर दीजिए। मुझे लगता है बेटा कि एक बार अमेरिका जिसके सर पे हाथ रख दे वो आने वाले समय में भस्म हो जाएगा, और ऐसी ही स्थिति चीन की भी है। अगर ये दोनों देश किसी का सहयोग कर दें तो जो देश सहयोग लेते हैं इनसे उनका भविष्य खराब हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मैं विचार आप पर थोप नहीं रहा, पर क्या आप सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं? अगर नहीं हैं तो विरोध में कोई तर्क दें। अच्छा हुआ कि भारत ने कभी अमेरिका से ज्यादा मदद लेने का प्रयास नहीं किया। औपचारिकता बनती है कभी कभी, कंधे बंधे पे हाथ वाथ रख करके, है ना, हाथ फिर हाथ मिला लिया जाए, गले वले मिल लिया जाए, और थोड़ा बहुत भारत अमेरिका का सहयोग कर दे, अमेरिका भारत का, इतना चलता है। जो देश इन देशों पर निर्भर होता है समझो उसने अपने अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं गुड़िया बेटा, चीन और अमेरिका, मुझे लगता है ये वो क्या बोलते हैं, पनौती, मनहूस टाइप के। और देखो बेटा, ये बातें किसी किताब में नहीं लिखी हुई मिलती, किसी पुस्तक में नहीं है, ये आइडियाज आपको स्वयं डेवलप करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे इन चीजों की समझ है, और उस समझ के आधार पर मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बर्बाद होगा चीन प्रदुम जी, चीन बिल्कुल बर्बाद होगा। देखो बेटा, जो देश अपने लोगों को अच्छाई नहीं सिखाता, अपने देश में सबको आप बुरा बना दो, तो बुरे लोग दूसरे देश में जाकर समस्या खड़ी करें ना करें, अपने देश में अवश्य करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बहुतों को आतंकवाद जो है ट्रेनिंग दिलाई है, आतंकवादियों को, बहुत से लोगों को आतंकवादी बनाया, ट्रेनिंग दिलाई, हथियार दिलाया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से निकले हुए आतंकवादी जितना विश्व में लोगों को मारते होंगे उससे कहीं अधिक पाकिस्तान में एक दूसरे को मारते। हाँ काली नजर है सबनम बेटा, बिल्कुल। है ना। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि श्रीलंका में कुछ इस प्रकार की स्थिति रही, कुछ इस प्रकार की स्थिति रही। एक्सक्यूज मी।
तो हाँ बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है बेटा। तो अब एक कार्य करिए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो जो कुछ मैंने समझाया वो लिखवा दूं और फिर आगे बढ़ा जाए। अभी तक मैंने राजीव गांधी जी की सरकार में हुए बेहतरीन कार्यों को बताया, बट आगे जो है स्थिति थोड़ी सी खराब होने लग जाएगी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो कोई डाउट है यहां तक? कुछ पूछना चाहते हैं या लिखवाना स्टार्ट किया जाए? कुछ पूछना है या लिखवाना स्टार्ट किया जाए? श्रीलंका को करारा जवाब देने की बेटा आवश्यकता ही कहां पड़ी। श्रीलंका तो भारत के साथ सहयोग कर ही रहा था, बट भारत को हर्ट करने का कार्य जो है वो लिट्टे ने किया। तो जब लिट्टे ने जो है भारत को ही हर्ट कर दिया तो भारत तो लिट्टे का सहयोग करेगा नहीं। अब ऐसे में श्रीलंका ने लिट्टे का सफाया कर दिया और उसके बाद वहां पर जो लोग थे उनको उन पर अपना दबाव बना दिया। इस प्रकार की चीजें हो गई, तो भारत ने अब हस्तक्षेप नहीं किया। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने 6 टेक्नोलॉजी मिशन लिखा था, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट करिए। अब तक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब तक भारत के 20% लोगों तक ही स्वच्छ जल, अब तक भारत के 20% लोगों तक ही स्वच्छ जल पहुंच पा रहा था। फिर राजीव गांधी की सरकार ने राजीव गांधी की सरकार ने भूगर्भ शास्त्र, फिर राजीव गांधी की सरकार ने भूगर्भ शास्त्र, उपग्रह तकनीकी, उपग्रह तकनीकी एवं उपग्रह तकनीकी एवं सूचना तकनीकी के सहयोग से स्वच्छ जल की उपलब्धता, स्वच्छ जल की उपलब्धता
को बढ़ाने का प्रयास किया। अब यह उद्देश्य बनाया गया, अब यह उद्देश्य बनाया गया कि भारत के प्रत्येक परिवार तक, कि भारत के प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, स्वच्छ जल की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। दुग्ध उत्पादन भारतीय किसानों की अतिरिक्त आय का जरिया था, अतिरिक्त आय का जरिया था। साथ ही यह पोषण, साथ ही यह पोषण से भी संबंधित था। अतः दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी तकनीकी के सहयोग से, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी तकनीकी के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। खाद्य तेलों के लिए भारत की बड़ी रकम देश से बाहर जा रही थी। खाद्य तेलों के लिए भारत की बड़ी रकम देश से बाहर जा रही थी। अतः तकनीकी के सहयोग से, अतः तकनीकी के सहयोग से इसे भी रोकने का प्रयास किया गया। इसे भी रोकने का प्रयास किया गया। महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए टीकाकरण की, महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। लिखना, सूचना तकनीकी की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रत्येक गांव में
कम से कम एक टेलीफोन की पहुंच, कम से कम एक टेलीफोन की पहुंच सुनिश्चित की गई इसी काल में, इसी काल में कंप्यूटर पर आयात शुल्क को घटाकर, इसी काल में कंप्यूटर पर आयात शुल्क को घटाकर कंप्यूटर के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। राजीव गांधी के काल में ही, राजीव गांधी के काल में ही भारत ने, राजीव गांधी के काल में ही भारत ने बैलगाड़ी युग से कंप्यूटर युग में प्रवेश किया। दिगंबर जी खुश रहिए। कंप्यूटर युग में प्रवेश किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष के पश्चात, स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष के पश्चात भी भारत के 60% लोग निरक्षर थे। निरक्षर, साक्षर बोलते ना, साक्षरता तो निरक्षरता, निरक्षर थे। अतः भारत में साक्षरता को बढ़ाने के लिए या साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए 1986/1987 ईस्वी में 1986/1987 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना, आधारिक संरचना मतलब यही ब्लैक बोर्ड वगैरह है ना, और भी तमाम चीजें, बेसिक चीजें पढ़ने पढ़ाने के लिए आधारिक संरचना के विकास को प्रोत्साहित किया गया। आधारिक संरचना के विकास को प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में
टेलीविजन, ग्रामीण क्षेत्र में टेलीविजन, ऑडियो वीडियो कैसेट, ऑडियो वीडियो कैसेट, की पहुंच सुनिश्चित कराई गई। की पहुंच सुनिश्चित कराई गई। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, राजीव गांधी के काल में ही जिलों में पहुंच सुनिश्चित कराई गई। ऑडियो वीडियो कैसेट की पहुंच सुनिश्चित कराई गई। लिखना, राजीव गांधी के काल में ही जिलों में, राजीव गांधी के काल में ही जिलों में नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। वस्तुतः राजीव गांधी का प्रयास था, वस्तुतः राजीव गांधी का प्रयास था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शहरी क्षेत्र के बच्चों की तरह उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस काल में नेहरूवादी मॉडल, इस काल में नेहरूवादी मॉडल की एक महत्वपूर्ण नीति आयात प्रतिस्थापन को छोड़ा जाने लगा। आयात प्रतिस्थापन को छोड़ा जाने लगा। अब निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। अब निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि दी गई थी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि दी गई थी। वस्तुतः इसी काल में नेहरूवादी मॉडल की नीति आयात प्रतिस्थापन को त्याग दिया गया। लिखना, राजीव गांधी की सरकार के अंतर्गत वाणिज्य मंत्री
राजीव गांधी की सरकार के अंतर्गत वाणिज्य मंत्री बीपी सिंह ने छापा राज की शुरुआत की। छापा राज, या आप लोग जैसे कहते हो रेड पड़ गई, ब्रैकेट में रेड राज, ब्रैकेट में रेड राज, छापा राज ब्रैकेट में रेड राज की शुरुआत की। इसके तहत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए। अठारह सौ 85 ईस्वी में संविधान के 1885 ईस्वी में संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब यदि किसी दल के 1/3 सदस्य, अब यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अब यदि किसी दल के 1/3 सदस्य उस दल से पृथक हो जाते। हाँ, 1985 भी लिखना था बेटा, कुछ और लिखा क्या? 1985 1985 में 52वां संविधान संशोधन, तो यही लिखा या मैंने कुछ और दिखाया? क्या लिखा आप लोगों ने? 1985 ही लिखा है ना। 1985 ईस्वी में संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। यही लिखा है या कुछ और लिखा है? (1885) नहीं बेटा, 1985। हम लोग 1985 पढ़ रहे हैं। 1985 है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया होगा, इसको सुधारें। 1985। अब यदि किसी दल के 1/3 सदस्य उस दल से पृथक हो जाते तो यह उस दल का स्वाभाविक विभाजन, यह उस दल का स्वाभाविक विभाजन माना जाता। अब वह उस दल का 52वां बेटा 52, उस दल का स्वाभाविक विभाजन माना जाता यदि 1/3 सदस्य से कम सदस्य अपनी पार्टी से अलग होते हैं। 1/3 से कम सदस्य अपनी पार्टी से अलग होते हैं तो
अलग होते हैं तो लोकसभा एवं विधानसभा से उनकी सदस्यता, लोकसभा एवं विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। बच्चों ये बताओ, महाराष्ट्र में शिवसेना ने अभी हाल में ही इस कानून को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से कार्य किया या नहीं? यस या नो में बताइए। एक नाथ शिंदे ने, जो शिवसेना में थे, उन्होंने इस कानून को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से कार्य किया कि नहीं किया? वो जितने लोगों को अपने साथ लेकर के गए थे, वो शिवसेना के जितने भी विधायक थे, वो 1/3 से ज्यादा थे या कम? इस कानून को ध्यान में रखते हुए एक नाथ शिंदे ने कार्य किया या नहीं किया? कानून को ध्यान में रखा। 1/3 से ज्यादा लोग गए थे। अगर कम होते तो पहली बात तो कोई मतलब भी नहीं था, वो जो है भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाते। और दूसरी बात यह है कि फिर सदस्यता रद्द हो जाती, सदस्यता रद्द हो जाती। तो अब लिखिएगा, हेडिंग डालिए विदेश नीति। विदेश नीति विदेश नीति में लिखिए चीन के साथ संबंध। विदेश नीति में चीन के साथ संबंध लिखना जवाहरलाल नेहरू के पश्चात। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के पश्चात राजीव गांधी ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत और चीन के संबंध में सुधार के लिए चीन की यात्रा की। भारत और चीन के संबंध में सुधार के लिए चीन की यात्रा की। हेडिंग डालना पाकिस्तान के साथ संबंध। हेडिंग डालिए पाकिस्तान के साथ संबंध। इसमें भी लिखिए जवाहरलाल नेहरू के पश्चात, जवाहरलाल नेहरू के पश्चात राजीव गांधी, भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की। इस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री एक युवा महिला, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री एक युवा महिला बेनजीर भुट्टो थी। इस समय बेनजीर भुट्टो से यह अपेक्षा की जा रही थी
कि वे प्रगतिशील विचारों वाली सिद्ध होंगी, कि वे प्रगतिशील विचारों वाली सिद्ध होंगी। और भारत तथा पाकिस्तान के संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी। महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी, किंतु यह अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। किंतु यह अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेपाल के साथ संबंध, नेपाल के साथ संबंध एक मिनट के लिए रुक रहा हूं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आज आप लोग भी बारिश का आनंद ले रहे हैं कि नहीं, या आप सभी लोगों के राज्य में स्थिति ऐसी है कि इंद्रदेव की कृपा नहीं बरस रही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बारिश होने से सिर्फ समस्या बढ़ती है, लाभ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बारिश होती है तो सड़कों पर जल भराव, और थोड़ी देर बाद की स्थिति ऐसी होती है कि फिर और गर्मी बढ़ जाती है। रेगिस्तान टाइप का है यहाँ पर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन होती है वो पानी सोखती है, तो थोड़ा सा आपको नमी दिखाई पड़ेगी, भूमि में भी और वातावरण में भी। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। और वैसे भी जब बहुत कम क्षेत्र में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती हो तो वहां का वातावरण ऑलरेडी गर्म होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी रहती है दिल्ली में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लिख दूं, बेनजीर भुट्टो। इंद्रदेव रूठ गए हैं, प्रदुम्न लिख रहे हैं हमारे यहां। एक सप्ताह से धूप है, यूपी में बारिश नहीं हो रही। वैसे मैंने नोटिस किया है कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो उसके कुछ घंटों के पश्चात यूपी में बारिश होती है। तो मुझे लगता है कि आज रात तक यूपी में बारिश हो जाएगी, नहीं हुई तो कल तो पक्का हो जाएगी। और अगर अभी तब भी नहीं होता है तो फिर यूपी वाले विचार करें और इंद्रदेव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्या पता किस कार्य से इंद्रदेव रूठ गए हों। राजस्थान में तो बिल्कुल हालत खराब होगी। बिहार में काफी गर्मी है, तो बिहार वाले तो सोच रहे होंगे कि बारिश जो है जल्दी ना हो, क्योंकि वहां जब बारिश होती है तो कुछ ज्यादा ही हो जाती। सबसे ज्यादा भयावह हालात बाढ़ से बिहार में ही नजर आते। तो यहां तक कोई डाउट? खुर्जा में बारिश बहुत कम है, बिहार में गर्मी काफी है, बारिश का कोई अनुमान नहीं। तो चलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक कभी मुझे देखने को नहीं मिली है, किसी ने कोई डाउट नहीं रखा। तो आगे लिखिए, नेपाल के साथ संबंध लिखना। इस समय चीन
इस समय चीन, ये तो है बसंत जी, इस समय चीन नेपाल पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। चीन के द्वारा नेपाल को बड़ी मात्रा में हथियार प्रदान किए गए। चीन के द्वारा नेपाल को बड़ी मात्रा में हथियार प्रदान किए गए। चीन के प्रभाव में आकर नेपाल ने भारतीयों से परमिट मांगना शुरू कर दिया। जबकि भारत में नेपालियों से परमिट नहीं मांगा जाता था। साथ ही नेपाल ने भारतीय वस्तुओं पर अधिक चुंगी वसूलना आरंभ किया। फिर राजीव गांधी की सरकार ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी शुरू की। फिर राजीव गांधी की सरकार ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी शुरू की। अंततः नेपाल की सरकार को झुकना पड़ा। हेडिंग डालिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध। लिखना जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित किए थे। राजीव गांधी के काल में भी ऐसा ही देखने को मिला। वियतनाम,
जिसने कंबोडिया पर नियंत्रण स्थापित किया था, अब वह भारत का सहयोग लेकर कंबोडिया से निकलना चाहता था। फिर भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। और फिर लिखिएगा, अमेरिका और रूस के साथ संबंध। नेक्स्ट लाइन में अमेरिका और रूस के साथ संबंध। लिखना, इस समय रूस का राष्ट्रपति गोर्बाचोव था और अमेरिका का राष्ट्रपति, इस समय रूस का राष्ट्रपति गोर्बाचोव था और अमेरिका का राष्ट्रपति रीगन था। गोर्बाचोव शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। फिर राजीव गांधी ने गोर्बाचोव और रीगन, फिर राजीव गांधी ने गोर्बाचोव और रीगन, फिर राजीव गांधी ने गोर्बाचोव और रीगन की वार्ता में अग्रदूत की भूमिका निभाई। दोनों को साथ में लेकर के आए, अग्रदूत की भूमिका निभाई। फिर लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में श्रीलंका के साथ संबंध। श्रीलंका के साथ संबंध। इसमें लिखना, श्रीलंका में 1983 ईस्वी में श्रीलंका की सरकार द्वारा जाफना क्षेत्र में तमिल लोगों पर धावा बोला गया। बड़ी संख्या में तमिल लोग श्रीलंका से भागकर भारत चले आए।
श्रीलंका से भाग करके भारत चले आए। फिर भारत चले आए। श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका में तमिलों की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। श्रीलंका में तमिलों की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। फिर राजीव गांधी की सरकार ने भारत से खाद्यान्न समुद्री जहाजों में भरकर लड़ाकू विमान मिराज 2000 की सुरक्षा में श्रीलंका भिजवाया। श्रीलंका की सरकार को झुकना पड़ा। फिर भारत ने श्रीलंका की सरकार से मांग की कि तमिल बहुल उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र मिलाकर जितेंद्र जी खुश रहिए। तमिल बहुल उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र मिलाकर एक अलग क्षेत्र बनाया जाएगा और इस क्षेत्र को एक क्षेत्र बनाया जाएगा और इस क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। श्रीलंका सरकार की मांग थी कि भारत लिट्टे से हथियार छोड़ने को कहे और लिट्टे के लोग सामान्य जनजीवन का हिस्सा बने। भारत सरकार ने श्रीलंका की यह मांग स्वीकार कर ली और श्रीलंका की सरकार को ऐसा ना होने की स्थिति में सैन्य मदद देने का भी आश्वासन दिया। लिट्टे
हथियार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः भारत ने श्रीलंका में भारतीय सेना भेज दी। जहां पर श्रीलंका की सरकार ने भारतीय सेना का अपेक्षित सहयोग नहीं किया, और सेना को लिट्टे का विरोध भी झेलना पड़ा। सेना को लिट्टे का विरोध भी झेलना पड़ा। कुछ समय के पश्चात भारत सरकार ने सेना वापस बुला ली। श्रीलंका भारत के लिए वियतनाम सिद्ध हुआ। लिट्टे श्रीलंका भारत के लिए वियतनाम सिद्ध हुआ। नोट करके लिखिएगा, राजीव गांधी के काल में सरकार के अंतर्गत पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। दरअसल ये पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के भी बहुत ही संवेदनशील थे। बच्चों, इन्होंने पर्यावरण विभाग स्थापित करवाया और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी परियोजना भारत में आती है तो पर्यावरण विभाग उसका अनुमोदन करे। वह ये देखते हुए मतलब योजनाओं को अनुमोदित करे कि वह पर्यावरण में कोई लॉस तो नहीं पहुंचाएगी, पर्यावरण के लिए संकट तो नहीं है। यहां तक कि इन्होंने ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक हुई और उस बैठक में इन्होंने परमाणु कोष स्थापित करने की बात की कि जो विकासशील देश हैं उनको पैसा दिया जाए, तकनीकी दी जाए और प्रयास किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी तकनीकी दी जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि धाड़ी विकास किसे कहा जाता है। होता यह है कि जैसे वर्तमान समय में जो भी संसाधन है, पानी है ना, या अन्य चीजें हैं धरती पर, तो वर्तमान समय में जो लोग हैं उनको चाहिए कि उसका इस प्रकार यूज करें कि उनके भी काम आए वो चीजें और आने वाली पीढ़ियों के काम भी है। उसको धाड़ी विकास कहा जाता है। ऐसा ना हो कि बस हम ही लोग सब कुछ यूज कर लें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। अब जैसे कोई पानी यूज करता है तो संभाल के यूज करना चाहिए कि आने वाले समय में 100, 200, 400 वर्ष बाद भी भारतीयों को पानी की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बर्बादी करते हैं, तो यह भी हो, इस दिशा में कार्य हो, यह सब सोचा गया राजीव गांधी जी के ही काल में। तो लिखिएगा, पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। यह विभाग नवीन परियोजनाओं को
पर्यावरण विभाग नवीन परियोजनाओं को अनुमोदन देने का श्रीलंका में बेटा उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तमिल बहुल था, और शुरुआत में जहां प्रॉब्लम हुई थी वह क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम जाफना था। तो लिखना पर्यावरण विभाग नवीन परियोजनाओं को अनुमोदन देने का कार्यकर्ता, अनुमोदन देने का कार्यकर्ता। इसके बाद लिखिए राजीव गांधी ने गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में, गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में परमाणु कोष स्थापित करने का, परमाणु कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। ब्रैकेट में नवीं बैठक में। इसे परमाणु ये पर्यावरण, इसे पर्यावरण सुरक्षा फंड का नाम दिया गया। पर्यावरण कोष मैंने कहा था, इसे पर्यावरण सुरक्षा फंड नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों को कम कीमत पर उच्च तकनीकी उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण की उच्च तकनीकी उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। इतना लिख करके रुकिए, और यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अब राजीव गांधी की सरकार का संकट आपको बताना है मुझे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट सरकार और उसके समय किए गए कार्यों को बताना है। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर? यहां तक की सारी बातें क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल प्रदम जी। एक बार सभी लोग बताएं, क्या आप लोग आज के लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया गया वह अच्छे से समझ गए? अच्छा ठीक है बेटा सबनम, ठीक है। सभी लोग क्लियर करें। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी बता दें। रुपेश बेटा पर्यावरण कोष, परमाणु नहीं, पर्यावरण कोष मैंने क्लियर किया था। पर्यावरण कोष दीपिका बेटा मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, और
ये बड़ी समझदारी की बात है कि आप जब जीएस फाउंडेशन पढ़ रहे हो उसी समय आपको ऑप्शनल बैच ले लेनी चाहिए। बच्चों बात को समझो, 9 से 10 महीने लग जाते हैं ऑप्शनल बैच में पाठ्यक्रम कंप्लीट करने में। इसके बाद आप इतना ही समय लगा लीजिए पूरा का पूरा नॉलेज इंप्रूव करने में। इसमें लेट नहीं करना चाहिए। आपको टारगेट बनाना चाहिए कि 1.5 से 2 वर्ष के अंदर आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ जाएं, क्योंकि एक बार पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद ही आप योजना बना सकते हैं कि किस तरीके से अब आप पढ़ाई करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बहुत से बच्चे आज भी करते क्या हैं कि पहले जीएस पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जीएस पर ही फोकस करते हैं, ऑप्शनल को साइड में करके रखते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अब सब पढ़ लिया तो चलो ऑप्शनल पढ़ लेते हैं। तब तक पता चला कि प्री निकल रहा है, फिर मेंस एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शनल की तैयारी ही नहीं है, फिर वो मेंस फेल कर जा रहे हैं, इसी में समय लगता है। बेटा ठोस तैयारी करो और सधे कदमों से आगे बढ़ो, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अपने मन से शुरुआत से ही योजना बनाने लगते हैं और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शनल आप साथ में पढ़ें। हाँ, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ने में व्यस्त हों, तो ठीक है, ऑप्शनल में क्लास होने दीजिए। कुछ क्लासेज एकत्रित भी हो जाएंगी, तो बीच में कभी भी आपको ब्रेक मिला, आप एक एक दिन में 2-2 लेक्चर पढ़ लें। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम कवर करना है, वो भी ठीक ठाक जानकारी के साथ। बस ये नहीं कि दौड़ा के पाठ्यक्रम ही कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा उस पर सोचें, बीच बीच में नोट्स का रिवीजन करें, फिर धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ती। ये तरीका गलत है। बहुत से बच्चे इसलिए एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, पहले वो पीटी के लिए पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है पीटी क्लियर हो जाए तब मेंस के लिए पढ़ेंगे। अरे बेटा 200 मार्क्स के लिए आप पता चला 2-2.5 वर्ष तैयारी करते हो, और 1750 नंबर के लिए आप 6 महीने में तैयारी कर ले जाओगे। जो वास्तविक परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा ही है, और उसको तो आप साइड में करके चल रहे हो, पीटी पर फोकस कर रहे हो आप। तो ये स्थिति हो जाती। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने आप लोगों से बार बार कहा, आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ये नहीं है कि हिस्ट्री ही हो। हिस्ट्री बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ये तो मैं बताता रहता हूं। और वैसे भी लगभग 40-50% आप जीएस में ही पढ़ लेते हो। थोड़ा सा और मेहनत कर ले जाओ तो ऑप्शनल तैयार 500 मार्क्स का। लेकिन ये भी कहता हूं कि अगर कोई और विषय समझने में आपको बड़ी आसानी है, मान के चलो आपने किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको लगता है हमें बहुत कुछ इसमें पता है, मैं इसमें अच्छा लिख पा रहा हूं, तो आप वही सब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शनल की तैयारी जीएस के साथ करो। तो ये होता है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।